हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे उसको डिस्कस कर लेंगे। व्हाट इज एन एटम, हम एटम के बारे में सबसे पहले जानेंगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स क्या क्या प्रेजेंट होंगे, किस तरीके से अरेंज होंगे, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसका मास नंबर क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मॉलिक्यूल एंड इट्स टाइप्स, केमिकल फार्मूला एंड फार्मूला मास। फिर नेक्स्ट होगा हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट होगा फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि टेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, और लास्ट होगा हमारा एग्जांपल्स। जो भी हम सोल्व करेंगे वो होंगे एग्जांपल्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज एन एटम्स। तो सबसे पहले एटम्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम। स्मॉलेस्ट एंड बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। आपको पता है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती है, और 3 स्टेट्स में होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस काय से मिलकर बने होंगे, ये सभी एटम से मिलकर बने होंगे, है ना। सभी स्टेट्स में क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट होगा। तो स्मॉलेस्ट एंड बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कहने का मतलब ये है कि एटम्स क्या होगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है ना। तो ये होगा। फिर नेक्स्ट होगा कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये क्या करेगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, पार्टिसिपेट करेगा। H2 + O2 क्या फॉर्म कर रहा है, H2O फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर H2 क्या है, H2 एक हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम कितने कंबाइन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन है। ऑक्सीजन भी 2 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन है, और क्या फॉर्म कर रहे हैं, H2O को फॉर्म कर रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैन वी सी एटम्स, क्या हम एटम्स को सीन कर सकते हैं। यह तो सबसे पहले महर्षि कणाद, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले बताया था परमाणु के बारे में। क्या बताया था हमें, परमाणु ये इंडियन फिलोसोफर थे। अब परमाणु क्या है, देखो सबसे पहले महर्षि कणाद क्या कर रहे थे, जो गोल्ड होता है, गोल्ड के पार्टिकल्स को वो क्या कर रहे थे, गोल्ड के पार्टिकल्स से उन्होंने सबसे जो छोटा पार्टिकल उसको फर्दर डिवाइड कर रहे थे, वो डिवाइड कर रहे थे, उनको जो सबसे छोटा पदार्थ मिला था उसको इन्होंने क्या बोला था, पदार्थ। क्या बोला था, पदार्थ। और पदार्थ जो किससे मिलकर बना होता है, जो पदार्थ मिलकर बना होता है वो बना होता है किससे, परमाणु से बना होता है। तो परमाणु वर्ड जो सबसे पहले दिया था वो दिया था किसने, महर्षि कणाद ने, है ना। कोई भी पदार्थ जो रहेगा, पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, मैटर भी बोलते हैं, पता आपको, पदार्थ को हम बोलते हैं मैटर। तो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ द एटम्स, है ना, काय से बना होता है, एटम से, परमाणु में से होता है एटम्स। तो सबसे पहले महर्षि कणाद ने क्या दिया था, परमाणु वर्ड से हमको इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे, अदर भी साइंटिस्ट थे, डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, ये ग्रीक फिलोसोफर थे, और ये भी क्या कर रहे थे, अपना वर्क कर रहे थे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या वर्ड दिया था, सबसे पहले फिर इन्होंने क्या वर्ड से दिया था, अपना एटमॉस, क्या दिया था यहाँ पर, एटमॉस, एटमॉस वर्ड, एटमॉस। और क्या होता है ये, इनडिवाइजिबल पार्टिकल, इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स जो दिया था, ये वर्ड जो दिया था वो डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने, ये ग्रीक फिलोसोफर थे ना। तो इन्होंने सबसे पहले एटमस, और एटम्स आपको पता है जॉन डाल्टन ने क्या दिया, एटम्स वर्ड से हमको इंट्रोड्यूस किया। तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटम्स वर्ड के बारे में बताया था, है ना। महर्षि कणाद ने पदार्थ और परमाणु के बारे में बताया था हमें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो हम स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एटम्स के बारे में जानेंगे हम। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एटम। सबसे पहले जाने हम कि एटम्स क्या होगा। देखो एटम के सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। उसके अराउंड जो प्रेजेंट होगा वो क्या होता है, ऑर्बिट्स होते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। और जो सेंटर में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो याद रखिए आप, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, क्या क्या होता है, प्रोटॉन। और दूसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल होगा वो होगा न्यूट्रॉन्स। ये दोनों पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे कहाँ पर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर। और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो ऑर्बिट के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एटम के सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, जिसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन कैसा चार्ज होगा, प्रोटॉन जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है। वो न्यूट्रॉन्स जो होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। किस टाइप का होगा, न्यूट्रल होगा, है ना। इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे हम, इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे हम एन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेंगे हम पी प्लस, है ना, प्लस चार्ज रहता है क्योंकि। और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, ऑर्बिट के अंदर जो होगा वो प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है बात हमको, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, ठीक है। वो न्यूट्रॉन्स पर होगा न्यूट्रल चार्ज प्रेजेंट होता है। क्लियर है बात हमको, तो न्यूट्रल तो कोई चार्ज ही नहीं होता, पता है आपको, तो न्यूट्रॉन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे ऑर्बिट में, है ना, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेंगे, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो रेशो होगा वो प्रोटॉन के रेशो के क्या होगा, इक्वल होगा। इन दोनों का नंबर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। याद रखें आप, इन दोनों का जो नंबर होगा ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। अब नंबर जब इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, तो क्या होगा, एटम्स जो होगा वो एटम कैसा होगा, एटम जो रहेगा वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। किस तरीके का रहेगा, न्यूट्रल, क्योंकि इसमें जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो एटम हमेशा कैसा होता है, न्यूट्रल होगा, मतलब कि नो चार्ज, इस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो रहेगा न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस कैसा चार्ज होगा, बताओ मुझे। न्यूक्लियस जो रहेगा वो चार्ज जो रहेगा उस पर नेट चार्ज जो रहेगा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। यहाँ देख ही लिया हमने, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो जो नेट चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा, प्रोटॉन का चार्ज। और प्रोटॉन किस तरीके का चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस जो होगा वो आपका कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, है ना। इसके सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और आसपास जो ऑर्बिट्स होगा, ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, है ना। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होगा। और ऑर्बिट्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होगा। किस तरीके का चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और प्रोटॉन्स का नंबर क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होता है। और एटम्स के अंदर क्या होगा, न्यूट्रल, एटम्स क्या होगा, न्यूट्रल्स होगा, नो चार्ज। क्यों नो चार्ज होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। सो टोटल ओवरऑल चार्ज, नेट चार्ज कितना होगा, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे, अपोजिट चार्ज कैंसिल आउट कर देंगे। न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके का चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये बात हमको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी, है ना। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। नेक्स्ट जो होगा हमारे पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो सबसे पहले तो आप जान लेंगे यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने नंबर है, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास। आपको पता है कि आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। टोटल जो ओवरऑल एलिमेंट्स है हमारे पास वो है 118 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं, 118। पर हमें 118 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस नहीं करना, हमें ओनली कितने एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना, 20 एटम्स के बारे में, है ना। जो शुरू के हमारे 20 एलिमेंट्स होंगे उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। अब उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स है आपको पता है, मेटल भी है। कौन कौन से है, मेटल है, ठीक है। दूसरा हमारे पास नॉन मेटल भी है उसमें। अब ये चीज़ें क्या होती है ये भी हम जानेंगे। और लास्ट जो है हमारे पास वो है मेटेलॉइड। क्या है, मेटेलॉइड्स। क्लियर है बात हमको। मेटल्स क्या होती है, देखो मेटल्स क्या होती है, आयरन होता है। क्या होगा, आयरन होता है, नाम तो सुना ही हमने। आयरन के बाद कॉपर होता है, कॉपर के बाद सिल्वर होता है ना। सिल्वर के बाद गोल्ड होता है। तो ये सभी क्या होती है, मेटल्स होती है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स जो कि ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होता है ना। ये सभी क्या होते हैं, ऑर्गन होता है। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी नॉन मेटल्स होते हैं। और मेटेलाइट्स क्या होगा, मेटेलाइट्स होते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये सभी नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो एलिमेंट्स के बारे में हम जाने तो मेटल्स क्या होगा। देखो मेटल्स, जैसे आपके पास आयरन है तो आपने लिया है यहाँ पर आयरन का एक टुकड़ा, आयरन का क्या लिया, एक ब्लॉक लिया है, टुकड़ा लिया आपने। आयरन के ब्लॉक के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे आयरन एटम्स होंगे,
बहुत सारे आयरन एटम्स होंगे ना, लाखों करोड़ों की संख्या में होंगे आयरन एटम्स। तो जब हम इस आयरन ब्लॉक को डिवाइड करते जाए फर्दर डिवाइड करते जाए, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब और फर्दर हम डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलेंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जिसको डिवाइड करते जा रहे हम करते जा रहे, पर एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इसको फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। और नहीं होगा तो जो सबसे छोटा पार्टिकल हमको लास्ट में मिलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलेंगे। ऐसा ही कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी भी काय से मिलकर बने होंगे। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स काय से मिलकर बने हैं, एटम से मिलकर बने हैं, है ना। ऐसे ही हाइड्रोजन भी होगा, तो हाइड्रोजन के अंदर भी क्या होंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अनार्गन, ये सभी क्या है, गैसेस है। क्या ये गैस है, तो गैस के अंदर भी क्या होंगे, एटम्स होंगे। और मेटेलाइट में सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, ये भी एटम से मिलकर बने हुए होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 20 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। अब हम एटॉमिक नंबर के बारे में पहले जान लेते क्या होगा एटॉमिक नंबर, है ना, फिर हम जानेंगे मास नंबर के बारे में। तो मैं नेक्स्ट पेज पर आपको एटॉमिक नंबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होता है। चलो तो यहाँ पर हम जान लेते एटॉमिक नंबर। किसके बारे में जानेंगे, एटॉमिक नंबर के बारे में। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो एटॉमिक नंबर को हम कभी भी डिनोट करेंगे तो वो डिनोट करेंगे हम Z के थ्रू, ठीक है। और एटॉमिक मास को डिनोट करेंगे हम किसके थ्रू, एटॉमिक मास जो रहेगा उसको हम डिनोट करेंगे A के थ्रू, ठीक है। तो हम, और एटम का जो सिंबल रहेगा, सिंबल ऑफ एन एटम, ठीक है, एटम का जो सिंबल होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एक्स के थ्रू, ठीक है। तो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेंगे ए के थ्रू, और सिंबल ऑफ एन एटम को या एलिमेंट्स को हम एक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो जेड एक्स एंड ए, ठीक है। तो यहाँ पर जेड क्या होगा, जेड इज अ एटॉमिक नंबर, एक्स इज अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, ए इज अ एटॉमिक नंबर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 7 नंबर पर आता है हमारा नाइट्रोजन, 7N14, तो 7 क्या होगा यहाँ पर, 7 जो होगा उसका एटॉमिक नंबर है, 7 होगा एटॉमिक नंबर। 14 क्या होगा, 14 इज इक्वल टू एटॉमिक मास, क्या होगा, एटॉमिक मास। और एक्स जो होगा वो क्या है, या यहाँ पर नाइट्रोजन या एन है, वो क्या होगा यहाँ पर, सिंबल ऑफ एन एटम, क्या है ये, सिंबल ऑफ एन एटम, ये एटम का सिंबल है ना। तो ये जो 7 है वो एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम, देखो एटॉमिक नंबर को डिफाइन हम करें तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन, कहाँ पर प्रेजेंट होंगे प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में, है ना। तो प्रेजेंट इन एन एटम, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, क्या होगा वो, एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। तो जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे किसी भी एटम के अंदर वो उसका एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 1। तो हाइड्रोजन के अंदर कितना होगा, एटॉमिक नंबर जो होगा वो कितना होगा, एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन की बात हम करें तो नाइट्रोजन के पास क्या होगा, कितना एटॉमिक नंबर होगा उसका, एटॉमिक नंबर इज 7, कितना होगा, 7। ऐसे ही लिथियम का कितना होगा, 3, कितना होगा, 3, एटॉमिक नंबर होगा 3। तो इस तरीके से इनका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। और इसमें कितने प्रोटॉन्स है, 1 प्रोटॉन्स है। इसमें कितने प्रोटॉन्स है, नाइट्रोजन में 7, और लिथियम में कितने प्रोटॉन्स है, 3 प्रोटॉन्स है। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स के नंबर होंगे ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है इसको भी जान लेते हैं अपन। इसको किसके थ्रू डिनोट करते हैं, Z, एटॉमिक नंबर को Z के थ्रू डिनोट करेंगे और एटॉमिक मास को A के थ्रू डिनोट करेंगे हम। अब एटॉमिक मास क्या होगा ये जानेंगे हम। तो देखो एटॉमिक मास क्या होगा, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का जब सम कर देंगे हम, क्योंकि ये दोनों जो एलिमेंट जो एटम्स है, एटम्स के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम की न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, तो इन दोनों को जब सम कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, एटॉमिक मास। एग्जाम्पल के लिए जो हीलियम होता है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना होता है, 4 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर मास कितना होगा, 4 होगा, है ना। ऐसे नाइट्रोजन का कितना होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो होगा वो कितना होगा, 14 होता है। क्लियर है बात हमको। तो इस तरीके से इनका एटॉमिक मास को भी हम देख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको और बता दूं, तो हमेशा याद रखिए जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन्स कितना, एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने प्रोटॉन्स होंगे, उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ, तो जैसे हमने लिया 11 Na और 23, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 11 है। इलेक्ट्रॉन्स भी कितना है, 11 है। प्रोटॉन्स भी कितना है, प्रोटॉन्स भी कितना होगा, 11 होगा। तो ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तीनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। न्यूट्रल एटम की बात हम कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि Na के ऊपर प्लस है, वरना इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, जब भी प्लस लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स पहले कितने थे, 11। जब एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देगा तो इस पर जो नेट चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि अभी जब एक इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, प्लस होगा, क्योंकि एक प्रोटॉन्स अभी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की कंपेयर में। क्या है, प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन्स ज्यादा है, इसलिए एक प्लस लग जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स 10 होंगे इसमें, प्रोटॉन्स कितने होंगे, 11 होंगे। और जेड कितना होगा, मतलब एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11 ही होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन से डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है ब्रैकेट में, इन न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यदि चार्ज होगा तो जितना भी चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे उससे, बाकी प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर पर कोई इफेक्ट ना होगा। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं मास नंबर के बारे में। मास नंबर को किसके थ्रू डिनोट करना, आपको ए के थ्रू डिनोट करना है। तो मास नंबर क्या होगा, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दोनों को जब सम कर देंगे हम तो हमें क्या पता लग जाएगा, मास नंबर पता लग जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे पता लगाएंगे हम, जैसे हमारे पास है यहाँ पर 7n14। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है, 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है, 7। प्रोटॉन्स भी कितना है, 7। न्यूट्रॉन्स कितना होगा, तो न्यूट्रॉन्स को पता लगाने के लिए देखो, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक मास से या मास नंबर से आप क्या कर देंगे, उसके एटॉमिक नंबर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे 14, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास है 14, माइनस क्या करेंगे हम, एटॉमिक नंबर कितना है, 7। तो आपको पता लग जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। मतलब इसमें न्यूट्रॉन 7 है, प्रोटॉन भी 7 है और इलेक्ट्रॉन भी 7 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और आपको न्यूट्रॉन्स का नंबर चाहिए तो आप एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता लग जाएगा। जैसे हम यहाँ पर अगली एक और बात करें, एक और एग्जाम्पल है 16 सल्फर और 32। अब इसमें देखो, इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 16, प्रोटॉन भी कितना है, 16। क्यों 16 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 16, और एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 16, प्रोटॉन भी। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला हमने अभी देखा, एटॉमिक मास कितना है, 32।
माइनस एटॉमिक नंबर कितना है इसका 16, कितना आ जाएगा हमारे पास 16, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी एटम का मास नंबर और एटॉमिक नंबर को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, हमारे पास जो 20 एलिमेंट्स है। अब 20 एलिमेंट्स है तो उन एलिमेंट्स के बारे में भी डिस्कस थोड़ा सा कर ही लेते हैं हम। उन एलिमेंट्स के नाम क्या, उनका एटॉमिक नंबर क्या, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितना, प्रोटॉन्स कितना, न्यूट्रॉन्स कितना है। तो चलो नेक्स्ट पेज पर मैं यहाँ पर है ना, अब आपके पास है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर जो रहेगा वो है 1। एलिमेंट का नेम क्या है, हाइड्रोजन। क्या नेम है, हाइड्रोजन। सिंबल क्या है इसका, H। दूसरा एलिमेंट से हमारे पास क्या है, हीलियम। हीलियम का सिंबल होता है He। थर्ड क्या हमारे पास, लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है Li। नेक्स्ट क्या हमारे पास, बेरिलियम। बेरिलियम का क्या होगा, Be। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, बोरॉन। बोरॉन का सिंबल होगा B। फिर नेक्स्ट होगा हमारे पास कार्बन। कार्बन का होगा C। कार्बन के बाद हमारे पास होगा नेक्स्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का होगा हमारे पास N। फिर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होगा O। ऑक्सीजन के बाद होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का होता है हमारे पास F। नियॉन। नियॉन का होगा हमारे पास Ne। फिर नेक्स्ट होगा हमारे पास सोडियम। सोडियम का होगा हमारे पास सिंबल Na। फिर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होगा हमारे पास Mg। और नेक्स्ट होगा हमारे पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का होगा हमारे पास Al। एल्यूमिनियम के बाद होगा हमारे पास सिलिकॉन। सिलिकॉन का होगा Si। फास्फोरस। फास्फोरस का हमारे पास होगा कितना, फास्फोरस का होगा P। और नेक्स्ट होगा हमारे पास सल्फर। सल्फर का होगा S। क्लोरीन। क्लोरीन का होगा Cl। 18 पर होगा हमारे पास ऑर्गन। ऑर्गन का होगा Ar। और लास्ट नेक्स्ट हमारे पास होगा पोटेशियम। पोटेशियम का कितना होगा हमारे पास K। लास्ट होगा हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम का होगा हमारे पास Ca। तो इस तरीके से आपके पास ये 20 एलिमेंट्स है और उनका एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब इनके एटॉमिक मास की बात आती है तो एटॉमिक मास देखो इसका कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होगा। हीलियम का 2 होगा तो यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4। लिथियम का कितना होगा, 7। बेरिलियम का कितना होगा, 9। बोरॉन का कितना होगा, 11। कार्बन का होगा 12। फिर नेक्स्ट होगा नाइट्रोजन 14। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हमारे पास होगा 16। और 16 के बाद फ्लोरीन का होगा 19। नियॉन का होगा हमारे पास 20, है ना, 20 होगा। और नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम। सोडियम का होगा 23। और नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीशियम में कितना होगा, 24। 24 के बाद एल्यूमिनियम है हमारे पास 27। सिलिकॉन होगा हमारे पास 28। फास्फोरस होगा 31। सल्फर होगा हमारे पास 32। क्लोरीन होगा हमारे पास 35। आर्गन होगा हमारे पास 40। कितना होगा, 40। और पोटेशियम जो होगा वो 39 होगा। और कैल्शियम होगा हमारे पास 40। तो ये इनका क्या होगा, एटॉमिक मास और मास नंबर भी बोला जाता है इसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी की बात हम तब करेंगे जब हमें क्या पता होगा, जब हमें जो फार्मूला मेकिंग करेंगे हमें ना, या केमिकल फार्मूला जब मेक करेंगे, या फिर अभी बात कर सकते हैं उसमें थोड़ा सा आपको समझ में कम आएगा बट क्लियर होना चाहिए। देखो आपको पता है किसी भी एटम के सेल्स होते K, L, M, N, इस तरीके से क्या होते एटम्स के अंदर सेल्स होते हैं। अब इसका जो कैपेसिटी होता है वो कितना होता है, 2। फर्स्ट सेल का हमेशा याद रखिए अभी कैपेसिटी, अदर स्टडी हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा इसका, है ना। अभी इतना जान लें आप कि फर्स्ट सेल का जो कैपेसिटी होगा वो कितना होगा, 2। सेकंड का कितना होगा, 8। थर्ड का भी होगा 8। और फोर्थ का कितना होगा, 18। चलो तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितना एटॉमिक नंबर है, 1। तो इसकी फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 1। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है इसका, 2। फर्स्ट सेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका कितना है, 3। तो फर्स्ट सेल में अब कैपेसिटी कितना, फर्स्ट सेल का 2, तो यहाँ पर कितना होगा, 2। और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इंटर कर जाएगा एल सेल में, 2 and 1। बेरिलियम का कितना है, 2 और 4 है टोटल, तो यहाँ पर चले जाएगा नेक्स्ट में 2, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना होगा, 2
कितने, जब तक 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाते तब तक सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा 2 और यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 5, ठीक है 5 और यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 6, 2 और 7, ठीक है, और 2 और 8। अब देखो आप 8 कंप्लीट हो चुका है, सेकंड सेल क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड सेल जब कंप्लीट हो गई तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाएगा, थर्ड सेल में जाएगा। तो हम सोडियम की बात करें, कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 11, 2, 8 और थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 1। फिर नेक्स्ट 2, 8 और 2, 2, 8 एंड 3, 2, 8 एंड 4, 2, 8 एंड 5, 2, 8 एंड 6, 2, 8 एंड 7, 2, 8 और 8। अब देखो थर्ड सेल भी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि थर्ड सेल का कैपेसिटी कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इनमें जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 8, 8 और फोर्थ सेल में जाएगा 1। और कैल्शियम की बात होगी तो 2, 8 और लास्ट में जाएगा 2। तो इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना। वैलेंसी की हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तो जिससे आपको समझ में आएगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वो नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स रहेंगे इसके, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपको दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा यदि आप पढ़ेंगे सही तरीके से, तो ठीक है, थैंक यू।